नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष विभाजित भारत में पंडित नेहरू विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। चाहे जो हो, लेकिन इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के दुर्भाग्य स्वरूप ही पंडित नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। इस बात के लिए महात्मा गांधी भी इस देश के प्रति क्षमा पाने के योग्य नहीं है, इस देश से क्षमा पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि अगर इस देश का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में गया होता तो भारत का जो वर्तमान स्वरूप अभी है, इससे कहीं अधिक सुंदरतम हुआ होता। भारत भले ही शून्य से अपनी आर्थिक और प्रगतिशील यात्रा पर अग्रसर हुआ था, लेकिन भारत आज दुनिया के विकसित देश कहलाने वाले अमेरिका आदि देशों को कब का अपनी समृद्धि के आधार पर लांघ चुका होता। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि पंडित नेहरू के हाथ में देश का नेतृत्व चला गया और पंडित नेहरू तो आप अपने आभ्यंतर रूप से ब्रिटिश सत्ता के हाथ का खिलौना बनकर आचरण कर रहे थे। वो जिस तरह के स्त्रैण और स्त्री लोलुप व्यक्तित्व थे, उनसे इस देश के हित, इस देश की संरक्षा और इस देश की समृद्धि का कोई कारनामा संभावित ही नहीं हो सकता था। और इसीलिए जानबूझकर ब्रिटेन ने उनके स्वभाव को, उनके स्त्रैण या स्त्री लोलुप प्रकृति को समझते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को दोबारा भारत के वाइसराय के पद पर भेजकर उनकी पत्नी मार्टिन माउंटबेटन को नेहरू के साथ लगा दिया और उनके चक्कर में नेहरू इस देश का एक तरह से सत्यानाश करने की डगर पर अग्रसर हुई और उनके नेतृत्व में आगे की कांग्रेस भी देश को हानि पहुंचाने
देश की प्रगति का कोई खाका न तैयार कर कतरव्योतपूर्ण देश, कतरव्योतपूर्ण भारत बनाने की ओर ही क्रियाशील रही। सबसे पहले मैं देश की सीमा की बात करूँगा। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो भारत की सीमा देश विभाजन के साथ ही निर्धारित हो जानी चाहिए थी, वो नेहरू के कारण निर्धारित ही नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ तो जस्टिस मेहर चंद जी के नेतृत्व में जो सीमा निर्धारण समिति बनाई गई, उसको खुद ही भारत की प्रकृति और भारत की सीमा का पता ही नहीं था कि भारत के हित में और भारत के संगठन में सीमा का कौन सा स्वरूप उपयुक्त होगा। लिहाजा भारत पाकिस्तान के साथ सीमा का कोई स्पष्ट निर्धारण न होकर के केवल विभिन्न क्षेत्रों का अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आदान प्रदान मात्र किया गया, जिसमें भारत और भारत की प्रकृति और भारत की जनता का कोई दृष्टिकोण सामने नहीं रखा गया। नेहरू जी तो सिर्फ भारत की आज़ादी का पर्व और प्रधानमंत्री पद पाने के आनंद में ही डूबे रहे। पटेल जी भारत की आंतरिक व्यवस्था संभालने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन सीमा के निर्धारण हेतु जो ध्यान देने की जरूरत थी, वो आदरणीय नेहरू के कारण नहीं दिया जा सका, जिसका परिणाम है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद, और अब बांग्लादेश को भी सम्मिलित कर लें, ज्यों का त्यों सवालों के घेरे में आज भी बना हुआ है। और एक लंबे काल तक उनका प्रधानमंत्रित्व रह जाने का परिणाम ये हुआ कि भारत को कई क्षितिज पर बहुत हानि झेलनी पड़ी। आज जिस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की वर्तमान मोदी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, उसका आफर तक नेहरू जी जानबूझकर गंवा बैठे थे, और उसका अवसर चीन को दे करके अपने देश के हितों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया। इसी के साथ नेहरू जी ने और कुछ न किया होता अगर भारत की प्राकृतिक सीमा और भारत की मौलिक सीमा के निर्धारण में अपनी मानसिकता को स्वस्थ करके लगाया होता, तो चाहे भारत की और कोई प्रगति उनके द्वारा न भी हुई होती, तो भारत आज ज़्यादा सुखी होता। उस पर भी तुर्राइए
कि जिस पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 1947 में भारत से ही धन पाकर और अपनी सेना को तैयार करके कबायलियों के वेश में कश्मीर हड़पने के लिए भारत पर आक्रमण करने का कार्य किया। पटेल जी तो पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेहरू और महात्मा गांधी वो 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने के लिए पूरी तत्परता दिखा बैठे। और उसके लिए जब पटेल जी ने रोक लगाने का कार्य किया कि जब पाकिस्तान इस तरह का आचरण करने लगा है तो उसको जो 20 करोड़ पहले दिया गया है शेष रोक दिया जाता है, तो उसको गांधी जी भूख हड़ताल करके और नेहरू जी गांधी जी को भूख हड़ताल के लिए प्रेरित करके और वो धनराशि पाकिस्तान को दे बैठे। उसी धन से भारत पर वो आक्रमण हुआ था। उसके बाद जब भारतीय सेना कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर को भारत में विलय कर दिए जाने के उपरांत आगे बढ़ी और पाकिस्तानी सेना की कचूमर निकालने का कार्य करने लगी, लाहौर तक जा पहुंची, तो नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जिसकी आयु ही मुश्किल से 2 वर्ष की थी, जिसका कोई सम्यक अंतर्राष्ट्रीय शांति का सिद्धांत ही नहीं था, और अमेरिका ब्रिटेन का जिस पर एक तरह से पूरा प्रभाव था, उसके कारण से कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित करवा बैठे। और आज तक 4 युद्धों में पाकिस्तान के हारने के उपरांत भी भारत की कश्मीर समस्या जस की तस है। अब जाकर के वर्तमान भारत सरकार ने उस समस्या के पूर्ण निदान की दिशा में कार्य करना शुरू किया है, जिसमें से पहला कार्य धारा 370 का 5 अगस्त 1919 को संसद द्वारा समापन किया जाना है, जिससे पूरी तरह से कश्मीर भारत का हिस्सा बनने की ओर अग्रसर हो सका। अन्यथा उस धारा के कारण कांग्रेस और उनके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा नियोजित कश्मीर की सरकारें केवल कश्मीर को भारत से अलग करने की उपक्रम में ही लगी रही और भारत को 4 युद्धों के माध्यम से बहुत हानि उठानी पड़ी। आज
ये सुखद विषय है कि कश्मीर की अब लोक प्रकृति बदलने लगी है, पत्थरबाजी रुक गई है और काफ़ी अंशों में कश्मीर में शांति लाई जा सकी है। उसके बाद भी कांग्रेस और उसके नेता अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करते नहीं थकते हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल भारत का अहित ही किया है। बहुत बड़ा अवसर मिला था 1965 में और उससे भी बड़ा अवसर मिला था 93,000 पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने के स्वरूप कि कश्मीर समस्या को पूरी तरह से कश्मीर पर दबाव डाल करके निपटाया जा सकता था, लेकिन बहुत अधिक खुशफहमी में श्रीमती इंदिरा गांधी न केवल उन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस कर बैठी, जितना जीता हुआ भारतीय सेना द्वारा भूभाग था उसको भी वापस कर बैठी, बांग्लादेश को प्रस्तुत करके इतनी खुशफहमी उन्होंने पाल लिया कि ये नहीं देखा कि बांग्लादेश के रूप में भी केवल संकट ही अंततः भारत के हिस्से में आया है। अलबत्ता जो उस युद्ध में शरणार्थी के रूप में, घुसपैठिए के रूप में बांग्लादेशी भारत में पनाह पा गए थे, वे सब के सब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा वापस नहीं किए गए। जो लोग बताते हैं कि मात्र 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उससे मेरा अनुभव कुछ अलग है। मैं लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशियों का भारत में अस्तित्व में होना और भारत की जनता की सुख सुविधाओं का माल फ्री में उपभोग करना समझ रहा हूँ, वो कांग्रेसी सरकारों को बिल्कुल नहीं समझ आया था। इंदिरा जी तो खुशफहमी में ही बहुत कुछ नुकसान कर बैठी थी। बांग्लादेश को जितना अनुदान भारत सरकार ने उसको इस्टेब्लिश्ड करने के लिए दिया था, अगर वो कर्ज में दिया गया होता तो पूरा बांग्लादेश बिक जाता। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होने के अनंतर भारत विरोधी सरकारें ही बांग्लादेश में, सैन्य शासन ही बांग्लादेश में भारत के विरोध को ही लेकर के आगे बढ़ा। इधर शेख हसीना की सरकार जब आई थी तो ज़रूर उसमें विराम लगा था, लेकिन गत वर्ष जुलाई में जो वहाँ की शेख हसीना की सरकार को बलपूर्वक पाकिस्तान परस्त
और अमेरिका की डीप स्टेट द्वारा प्रायोजित अतिवादी तत्वों के द्वारा हटाने का कार्य किया गया, शेख हसीना को अपदस्थ करने का कार्य किया गया और उन्हें किसी तरह से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके उपरांत तो भारत विरोध ही पुनः बांग्लादेश की नीति हो गई, जिसका भारत के शत्रु देश और भारत के भीतर से शत्रु और ऊपर से मित्रता का ढोंग रचने वाले अमेरिका जैसे देश लाभ उठाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि नेहरू जी की न तो विदेश नीति सफल रही, न आंतरिक नीति ही सफल रही। उन्होंने तो यहाँ भारतीय जनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई कार्य ही नहीं किया, बल्कि अपने तरीकों से हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद स्थापित करके दंगा कराने के द्वारा भय का वातावरण स्थापित करके, भयादोहन करके अपनी सरकारों को चिरंजीवी बनाने का ही उपक्रम करके रखा। और वो उपक्रम निरंतर चलता आया था। जब से मोदी सरकार आई है तब से जा कर के न केवल दंगे रुके हैं, बल्कि उस मनोवृत्ति पर जिसके कारण दंगा होता था उस पर भी विराम लगना जारी हुआ है। हम सबको चाहिए कि भारत के जनों में उन विभेदकारी दृष्टिकोणों को, उनको पनपाने वाले लोगों को निपटाने का कार्य करें, जिससे कि भारत में मौलिक रूप से आंतरिक शांति स्थापित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। जय हिंद।